Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. So today we are starting Unit 8, the Sermon at Banaras by Betty Renshaw from your CBSE class 10th English NCERT book. अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. सो दिस चैप्टर हाईलाइट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा. This chapter narrates how Buddha, after enlightenment, traveled to Benares and where he delivered his first sermon. Through the story of grieving mother Kisa Gautami, Buddha explained the universal truth of life and death. He made her realize that death is inevitable and no one can escape it. And his sermon teaches us the suffering is a part of life, accepting the truth of mortality, which leads to peace, and the path to overcome grief lies in wisdom and detachment. So this lesson inspires us to stay calm, balanced, compassionate in the face of life's hardest reality. तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर को. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सर्मन होता क्या है. सर्मन बेसिकली एक तरह की स्पीच होती है किसी रिलीजियस या मॉरल टॉपिक पर. ये इट्स अ काइंड ऑफ स्पीच यूजुअली रिलीजियस इन नेचर, given by a priest, preacher, or other religious leader, and it's a part of service. So although most sermons focus on Bible passages, so you can use this word sermon more generally to refer any speech that contains a moral lesson. अगर हम बुद्धिस्ट sermon की बात करें जो बुद्धा ने अपने टाइम पीरियड में दिए थे, सो it's a transformative spiritual discourse that explains core Buddhist principles, the nature of suffering, and the path to liberation, that is nirvana. सो बुद्धा ने एनलाइटनमेंट के बाद सबसे पहले अपना सर्मन दिया था बनारस में, राइट. तो चलिए चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं. सो गौतम बुद्धा, जिनका टाइम पीरियड था 563 ईयर्स टू 483, ऑलमोस्ट 80 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड रहा है. बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम सिद्धार्था गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया. सो गौतम बुद्ध का जन्म जब हुआ तो वो उत्तर भारत के एक राज्य के राजकुमार थे और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था. सो 12 साल की एज में 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सीक्रेट स्क्रिप्चर्स एंड 4 years लेटर ही रिटर्न टू होम मैरी अ प्रिंसेस. सो 12 साल की उम्र में सिद्धार्थ को एक हिंदू धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के लिए भेजा गया. मतलब इनकी पढ़ाई के लिए इनके फादर ने, जो कि किंग हु थे, इनको भेजा. और जब 4 साल बाद जब ये 16 ईयर्स के हो गए तब ये वहाँ से लौटे और इनकी शादी एक प्रिंसेस से हुई. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बेफिटेड रॉयलिटी. तो उस शादी से इनको एक बेटा हुआ और लगभग 10 साल तक ये रॉयल सुख सुविधाओं के साथ, मतलब रॉयलिटी के साथ, जैसे एक राजा एक राजकुमार रहता है, लग्जूरियस लाइफ, प्रिविलेज्ड लाइफ इन्होंने बिताई. एट अबाउट द एज ऑफ 25, the prince, heretofore shielded from the sufferings of the world, while out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, and then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. So 25 साल के जब ये हुए तो इनकी शादी को ऑलमोस्ट 9 years हो चुके थे. तब उस उम्र में सिद्धार्थ, जिन्हें दुनिया के दुखों से दूर रखा गया था, इनके फादर ने इनको दुनिया के दुख कभी देखने ही नहीं दिए, तो जिन्हें अब तक दुनिया के दुख का पता नहीं था, एक बार वो हंट के लिए निकले और पहली बार इन्होंने ऐसा मौका आया कि इन्होंने पहली बार एक बीमार इंसान को देखा. मतलब ये इन्होंने कभी लाइफ की कोई हार्श रियलिटी कभी देखी ही नहीं थी, इन्हें नहीं पता था कि दुख क्या है. तो एक बार ये शिकार पे गए तो इनको 4 लोग मिले. पहला था एक बीमार इंसान, दूसरा था एक बूढ़ा आदमी, एक ओल्ड मैन मिला इनको, तीसरा इनको एक फ्यूनरल प्रोसेशन मिला, मतलब एक शव यात्रा इनको देखने को मिली, और एंड में इनको एक मॉन्क देखने को मिला जो कि
भिक्षा मांग रहा था, एक भिक्षु जो भिक्षा मांग रहा था। So these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed. So ये जो सीन उन्होंने देखे, इससे सिद्धार्थ को मतलब ये सीन को देखकर सिद्धार्थ को जो सिद्धार्थ गौतम थे, इनको काफ़ी डीपली झकझोर दिया इन चीज़ों ने। मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा इन चार चीज़ों का, कि इन्होंने एक बीमार इंसान देखा, एक बूढ़ा इंसान देखा, एक मरा हुआ इंसान देखा और एक ऐसे इंसान को देखा जो भीख मांग रहा था। तो ये सब देख के ना एकदम ये इनको काफ़ी ज़्यादा इन पर इम्पैक्ट पड़ा उस चीज़ का, और इसी वजह से इन्होंने संसार छोड़ दिया और सोचा कि जीवन में दुख क्यों है और इसका समाधान कैसे निकालें, मतलब क्या क्या सोल्यूशन हो इन प्रॉब्लम का, कि हमारी लाइफ में इतना दुख क्यों है और इन दुखों का क्या सोल्यूशन हो सकता है। He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. लगभग वो 7 years तक एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, मतलब 7 साल भटकते रहे ऑलमोस्ट ये। 7 साल भटकने के बाद फाइनली एक पीपल ट्री के नीचे बैठ गए, और वहीं इन्होंने संकल्प लिया कि ये जब तक वहाँ से उठेंगे नहीं, जब तक इनको एनलाइटनमेंट नहीं हो जाता, जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। एनलाइटन आफ्टर 7 days he renamed the tree the Bodhi tree, the tree of wisdom, and began to teach and to share his new understandings. 7 दिन तक इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ध्यान लगाया, मेडिटेशन किया, उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। मतलब बोधि, बोधि होता है मतलब बोध हुआ इनको, बोध का मतलब होता है इनको ज्ञान मिला। तो 7 दिन तक इन्होंने काफ़ी ध्यान लगाया, उसके बाद इनको 7वें दिन मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ, और इसी वजह से इन्होंने उस पेड़ का नाम भी बोधि वृक्ष बोल दिया, कि यहाँ इनको बोध हुआ है, ज्ञान हुआ है, इसलिए वो बोधि वृक्ष हो गया, इनकी ट्री ऑफ विजडम, इनकी ज्ञान का ट्री हो गया, वो ज्ञान का वृक्ष कहलाए जाने लगा। और वहीं से इन्होंने लोगों को टीच करना चालू किया और लोगों से अपनी न्यू अंडरस्टैंडिंग जो इनके माइंड में आई थी वो इन्होंने शेयर करना चालू की। और जो इनको नॉलेज मिली, जो एनलाइटनमेंट हुआ, वो इनकी शुरुआत वहीं से हो गई थी, जब इन्होंने 4 अलग अलग लोगों को देखा। एक इंसान जो काफ़ी बीमार था, एक जो बूढ़ा था, एक जो मर गया था और एक जो भीख मांग रहा था। तो उस चारों लोगों के बारे में इन्होंने 7 दिन तक उस पेड़ के नीचे, 7 साल भटकने के बाद, 7 साल जब ये भटके तो इन्होंने लोगों को और देखा, और लोगों के दुख दर्द देखे। फिर ये पेड़ के नीचे बैठ गए, वहाँ इन्होंने सब कुछ रिकॉल किया, इन्होंने मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया, और तब जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सो वहीं पर ये लोगों को अब सिखाने लग गए, उसी पेड़ के नीचे बैठ के। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा। बुद्धा का मतलब होता है अवेकेंड, और ऐसा इंसान जिसको एनलाइटनमेंट मिला हो। मतलब उसी समय सिद्धार्थ को बुद्धा कहा जाने लगा, जिसका अर्थ था जिसको ज्ञान हो, ज्ञानी व्यक्ति जो अवेकेंड हो, राइट। द बुद्धा preached his first sermon at the city of Banaras, most holy of her dipping places on the river and that sermon has been preserved and is given here. सो बुद्धा ने अपना पहला sermon बनारस में दिया, जिसे हम काशी कहते थे उस समय पर, काशी भी कहते हैं या वाराणसी कह सकते हैं। काशी, वाराणसी, बनारस सब एक ही चीज़ है, सब एक ही जगह का नाम है। इस जगह की वैसे भी काफ़ी इस जगह को वैसे भी काफ़ी प्योर माना जाता था। ये बहुत ही पुरानी सिटीज़ में से एक है, ये दुनिया की एंशियंट सिटीज़ में से एक है। तो इस जगह को तो वैसे भी काफ़ी होली माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गंगा रिवर थी। तो बुद्धा ने अपना पहला उपदेश काशी में दिया। यह स्थान गंगा नदी के किनारे सबसे पवित्र माना जाता था, और वही उपदेश यहाँ पाठ में दिया गया। मतलब ये जो उपदेश उन्होंने दिया, ये एज ए सर्मन दिया। इट रिफ्लेक्ट्स बुद्धाज विजडम अबाउट वन इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। यहाँ उपदेश, ये जो सर्मन जो बुद्धा ने दिया, ये बताता है कि बुद्ध ने जीवन के गहरे और एक रहस्यमयी मतलब इंस्क्रूटेबल टाइप के रहस्यमय दुख के बारे में क्या समझाया है। तो चलिए
अब ये उपदेश में इन्होंने कहानी बताई, मतलब एक किसी के बारे में बताया, इनकी जो प्रीचिंग थी वो बताई गई है। अब क्या बताते हैं ये, कीसा गौतमी had only one son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses, the boy is dead." तो एक लेडी थी जिसका नाम था कीसा गौतमी, तो उसका एक ही बेटा था और वो मर गया। तो वो दुख से इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि वो अपने डेड चाइल्ड को अपने सारे पड़ोसियों के पास लेकर गई और उनसे क्या मांगने लगी, दवाई की, इसके लिए दवाई दे दो, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो पड़ोसियों ने कहा कि अरे ये तो पागल हो गई है, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, इसका बच्चा तो ऑलरेडी मर चुका है, तो कैसे दवाई देकर क्या होगा। एट लेंथ कीसा गौतमी met a man who replied to her request. I can't give दी मेडिसिन, दी का मतलब होता है यू, ये एक पुराना तरीका है लिखने का दी। सो इसने बोला आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, और ये भी एक पुराना तरीका है लिखने का, इसका मतलब होता है योर। सो योर, तो आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मतलब आई कांट गिव यू मेडिसिन, मैं तुम्हारे बच्चों को मेडिसिन नहीं दे सकता, मतलब मैं तुमको मेडिसिन नहीं दे सकता, आई कांट गिव यू, मैं तुमको मेडिसिन नहीं दे सकता फॉर योर चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे के लिए, बट आई नोन अ फिजिशियन हु कैन। तो ये जो औरत थी उसे अंत में एट लेंथ मतलब एट द एंड इसको एक आदमी मिला जिसने उसकी रिक्वेस्ट को रिप्लाई दिया और उसने कहा कि मैं तो तुमको मेडिसिन नहीं दे सकता तुम्हारे बच्चे के लिए, लेकिन मैं एक फिजिशियन को, यानी कि मैं एक डॉक्टर को, एक वैद्य को मैं जानता हूँ जो तुम्हें मदद कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्यामुनि द बुद्धा। तो गौतमी ने उत्साह से पूछा कि भाई कौन है वो वैद्य, प्लीज़ आप मुझे बताइए। तो आदमी ने कहा कि उनका नाम है साक्यामुनि बुद्ध। सो कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। तो वो जा बुद्धा के पास आ गई और गिड़गिड़ा कर बोली, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा कर बोली, भगवान मेरे बेटे को ज़िंदा करने की दवाई दे दीजिए। So the Buddha answered, I want a handful of mustard seeds. And when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, a husband, a parent or friend. तो वो बुद्धा ने उसको आंसर किया कि हाँ मैं तुमको दवाई दूंगा, पर लेकिन मुझे उसके बदले में एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए। मतलब बुद्धा ने आंसर किया कि भाई हाँ मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या चाहिए, एक मुट्ठी सरसों के दाने। तो वो लड़की मतलब गौतमी जो थी वो खुशी खुशी रेडी हो गई कि हाँ हाँ मैं ला दूँगी आपको, एक मुट्ठी सरसों के दाने कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, उसने प्रॉमिस कर दिया हाँ हाँ मैं ला दूँगी। आगे बुद्धा ने कहा लेकिन मेरी एक और पूरी बात तो सुन लो, मतलब बुद्धा ने एक शर्त रखी कि मुझे एक मुट्ठी मस्टर्ड के दाने चाहिए, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक भी कर दूँगा। गौतमी ने कहा हाँ हाँ मैं ला दूँगी, आप मेरे बेटे को ठीक कर दो। तो बुद्धा ने आगे बोला कि शर्त क्या है, मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के दाने ऐसे घर से लाने होंगे जहाँ पर किसी ने कभी अपना बच्चा न खोया हो, या फिर किसी ने अपना हस्बैंड ना खोया हो, या फिर किसी ने अपना पेरेंट या किसी ने अपना दोस्त ना खोया हो। मतलब ऐसे घर से तुम सरसों लेकर आना जहाँ कभी किसी की मौत ना हुई हो, वैसा घर तो नहीं मिल सकता ना। लेकिन फिर भी बेचारी कीसा गौतमी now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son, a daughter, a father or mother die in a family, they answer her, alas, the living are few but the dead are many, do not remind us of our deepest grief. And there was no house but some beloved one had died in it. तो गौतमी मतलब यहीं से ही एक टर्निंग पॉइंट है वैसे देखा जाए तो, कि यहाँ पर एक बड़ी बात भूली गई है कि ऐसे घर से लेके आओ जहाँ पे कभी कोई मौत ना हुई हो। तो पुअर कीसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर जाती है और उनसे एक मुट्ठी सरसों मांगती है, तो बेचारे लोग उस पर दया करके बोलते हैं हाँ ये लो ले लो। फिर वो पूछती है कि तुम्हारे घर में कभी कोई बच्चा, बेटा या बेटी, फादर या मदर, या कोई भी तुम्हारी फैमिली में कोई मरा है, तो वो कहते हैं हाँ, बल्कि हम जो जिंदा है हमारी फैमिली में वो तो कम ही लोग हैं,
लेकिन हमारे पूर्वज तो बहुत सारे हैं, तो डेड तो बहुत सारे हैं। प्लीज़ हमें हमारे दो जो डीपेस्ट ग्रीफ था उनके बारे में याद नहीं दिलाओ, क्योंकि हो सकता है किसी के घर में रिसेंटली डेथ हुई हो, कोई पुरानी डेथ हुई हो तो फिर भी इंसान इतना ग्रीफ में नहीं रहता है, लेकिन कोई बहुत अपना गया हो या कोई रिसेंटली गया हो तो इंसान बहुत ग्रीफ में चला जाता है। तो उसको कहते हैं प्लीज़ हमें ऐसे याद मत दिलाओ हमारे डीपेस्ट ग्रीफ के बारे में। और ऐसा कोई नहीं होगा इस यहाँ पर जिसका कभी कोई अपना मरा ही नहीं हो। ऐसा कोई ना कोई मतलब यहाँ पे होगा ही ऐसा कोई ना कोई घर, मतलब हर घर में ऐसा कोई ना कोई होगा जहाँ पर कभी ना कभी किसी की मौत हुई होगी। मतलब ऐसा घर हो ही नहीं सकता जहाँ कभी किसी की मौत ना हुई हो। Kisa Gautami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. At last, the darkness of the night reigned everywhere, and she considered the fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. Then she thought to herself, how selfish am I in my grief? Death is common to all, yet in this valley of desolation, this path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. अब कीसा गौतमी थक गई। शी बिकेम वेरी, थक गई, निराश हो गई और रास्ते में ही किनारे पर कहीं बैठ गई और शहर की जलती बुझती लाइट्स को, मतलब शहर की टिमटिमाती हुई रोशनी को देखने लगी जो जल रही थी। दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश अगेन, जो बार बार जल रही थी बुझ रही थी, मतलब शहर की टिमटिमाती रोशनी को देख रही थी बैठकर। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, अंत में रात का अंधेरा चारों ओर छा गया। घरों से जो उन्होंने लाइट्स जला रखी थी, लैम्प जला रखे थे, उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो भी बंद हो गई। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन। तब उसने सोचा कि मनुष्य का जीवन भी तो, मतलब इंसान का जीवन भी तो ऐसा ही है जैसे ये रोशनी है, कुछ समय के लिए जलता है फिर बुझ जाता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ। बात तो देखो सही है, कितनी ग्रीफ में। डेथ इज कॉमन टू ऑल, येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। उसने खुद से कहा कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो रही थी। मृत्यु तो सबको आती, डेथ तो सबको आती, डेथ तो कॉमन है, काफ़ी सबके लिए कॉमन है, लेकिन इस दुख में इस लेकिन इस दुख की घाटी से मुक्ति पाने का रास्ता है, और वो रास्ता है कि उन लोगों को अमर बना देता है जिन्होंने अपना स्वार्थ छोड़ दिया। तो डेथ का डेथ तो सबकी लाइफ में है और दुख भी बहुत बड़ा है। डेथ डेथ के किसी अपने की डेथ हो जाने का दुख भी बहुत बड़ा है कि अब वो इंसान डेथ की वजह से हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम का, इस डिसोलेशन का सिर्फ एक ही रेजोल्यूशन है, एक ही मतलब एक ही इसका मतलब एक ही इसका क्या बोलते हैं उसको, एक ही सोल्यूशन है कि हमें सेल्फिश जो है, सेल्फिशनेस उसको हमें सरेंडर कर देना चाहिए। द बुद्ध सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन। तो बुद्ध ने फिर कहा, ये कहानी बता के ना, बुद्ध ने अपनी प्रीचिंग में, अपने सर्मन में कहा कि इस दुनिया में जो लोग मरते हैं, जो मॉर्टल्स हैं यानी कि जो इंसान है, वही ट्रबल्ड होते हैं और उन्हीं का ही जीवन छोटा होता है। मतलब वही ट्रबल्ड होते हैं, उन्हीं का ही लाइफ छोटी होती है और दुखों से भरा हुआ होता है। मतलब जो इंसान कभी ना कभी मरेंगे वही लोगों की लाइफ दुखी, मतलब मुश्किल में होती है, क्योंकि उनके अंदर स्वार्थ होता है। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying. After reaching old age, there is death. Of such a nature are living beings. तो वो कहते हैं कि जिसका जन्म हुआ है वो मृत्यु से बच नहीं सकता। कोई ऐसा नहीं है जो दुनिया में अमर हो जाए, अमर तो कोई हो ही नहीं सकता। जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी ज़रूर। ऐसा नहीं है कि कभी कोई मतलब पैदा ही नहीं हुआ हो। हाँ, अब जैसे हमारे हाथ में पेन है, पेपर है, वो कभी पैदा थोड़ी हुआ तो वो मरेगा भी नहीं। लेकिन हाँ, हर हर चीज़ की, मतलब नॉन लिविंग चीज़ों की भी एक्सपायरी डेट है। तो हम तो पैदा हुए हैं, तो इस दुनिया में जो चीज़ है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो छोटे छोटे जीव हों, चाहे कोई भी हो, अगर उसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। हम अपनी मृत्यु को
इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बच सकते हैं। और बुढ़ापा आने के बाद तो मृत्यु निश्चित ही है, और ये जीवन की सच्चाई है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जैसे पके फल कभी भी गिर सकते हैं, वैसे ही जन्म लेने वाला इंसान भी हमेशा मृत्यु के खतरे में रहता है। एक बहुत बड़ी लाइन है कि इंसान का जन्म जिस दिन हो जाता है उसी दिन से उसकी मृत्यु के जो दिन है वो कम होते जाते हैं। सपोज अगर किसी इंसान की जो लाइफ वो 100 साल है, 100 साल का मतलब होता है उस इंसान की लाइफ इतने दिन की है, कम से कम अगर उसको 100 साल की है तो। अब जिस दिन वो पैदा होगा इस नंबर का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा उसी दिन से जिस दिन से वो पैदा हुआ है। समझे आप लोग? सो इंसान, जो भी इंसान पैदा हुआ है, जैसे कोई भी फल अगर पक गया है तो अब उसके मरने की सॉरी उसके गिरने की पॉसिबिलिटी है। जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो उसके मरने की भी पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे all the earthen vessels made by the potter and is in being broken, so is the life of mortals. वो कहता है कि मतलब वो बुद्धा कहते हैं कि जैसे कुम्हार कुछ मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और एक न एक दिन वो टूट ही जाते हैं, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है, अंत में उसको मृत्यु आनी तो निश्चित है। Both young and adult, both those who are fools or those who are wise, are fall into the power of death. All are subject to death. वो कहते हैं कि चाहे कोई इंसान बूढ़ा हो या जवान हो, कई बार जवान लोग भी मर जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मृत्यु जवान लोगों के लिए नहीं होती, कितनी बार मृत्यु जवान बच्चों के लिए भी होती है इवन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े ही मरेंगे, जवान भी मरेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मूर्ख ही मरेंगे। कभी कई बार तो वाइस भी मर जाते हैं। मतलब चाहे कोई युवा हो, कोई यूथ में हो, कोई यंग हो या कोई ओल्ड हो, कोई फुलिश हो या कोई बहुत इंटेलिजेंट हो, वाइज हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, अच्छा हो या बुरा हो, इंसान चाहे कैसा भी हो, मृत्यु सबके वश में। मतलब मृत्यु सबको वश कर लेती है, मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। ऑफ दोज हु overcome by death depart from life, a father can't save his son nor kinsmen their relations. So वो कहते हैं कि जब मृत्यु आती है ना, तब ना पिता अपने बेटे को बचा सकता है ना ही रिश्तेदार एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि मृत्यु आई है तो पिता बोल दे कि अरे भी तो तुम मुझे लेके जाओ, पहले मेरे बेटे को कहाँ से लेने आ गई तुम। अगर बेटे का समय आ गया है मृत्यु का तो बेटे को ही जाना पड़ेगा, उसके पिता उसको नहीं बचा सकते। Mark, while relatives were looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. क्यों कहते हैं देखो, मार्क मतलब देखो, जब परिजन रोते रहते हैं, जो रिलेटिव्स हैं जब किसी के मरने पर रोते रहते हैं, तब भी लोग एक एक करके मरते जाते हैं। जैसे किसी ऑक्स को स्लॉटर के लिए, बलि चढ़ाने के लिए लेके जाया जाता है ना, एक एक करके सबकी बारी आती है। आज हम अपने किसी रिलेटिव के या किसी फैमिली मेम्बर के मरने पर रो रहे हैं, अगर हम उनकी अब उनकी मतलब उनकी फ्यूनरल में जा रहे हैं, कल को उनकी 13वीं में जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे दूसरे रिलेटिव्स हमारे फ्यूनरल में आएंगे। और ये सच्चाई है लाइफ की, ऐसा नहीं है, इससे हम कभी नहीं बच सकते। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डीके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। कहते हैं इसलिए संसार मृत्यु और मृत्यु और विनाश से, मतलब डेथ एंड डीके, इनसे भरा हुआ है। और जो लोग बुद्धिमान हैं वो ग्रीव नहीं करते, वो शोक नहीं करते, वो उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ये तो दुनिया का नियम है, टर्म है, ये तो उनको पता है कि ये तो दुनिया का, संसार का नियम है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो जो लोग समझदार हैं, जो लोग बुद्धिमान हैं, जिनको एनलाइटनमेंट हो गया है, जो लोग समझ गए हैं, वो इस चीज़ से कभी भी शोक नहीं करते। वो कहते हैं कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तो जीवन की सच्चाई है, एक ना एक दिन सबको जाना है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. So कहते हैं कि आपको रोने की जगह या शोक करने से किसी को शांति नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि आज आप रो लिए तो आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, बल्कि रोने से आपका दुख और बढ़ जाता है, शरीर भी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए अगर आपका कोई अपना बढ़ जाता है तो
आपको दुख तो होता है, लेकिन आपको खुद को समझा लेना चाहिए जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी, कि ये सच्चाई है, हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत हेल्पलेस हैं। हमें उस इंसान को अपनी यादों में ही रखना चाहिए जो भी कभी हमारा अपना हमसे दूर हो जाता है अगर तो। ही विल मेक he will make himself sick and pale, yet dead are not saved by his lamentation। वो कहते हैं कि इंसान जब शोक करता है, जब वो रोता है, जब वो ग्रीव करता है, तब इंसान खुद बीमार हो जाता है, खुद वो पीला पड़ जाता है, लेकिन उसके रोने से जो इंसान चला गया, जो डेड हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता ना, वो तो वापस जीवित नहीं हो सकता। लेकिन इस तरह शोक करने से, बहुत ज़्यादा रोने से हम खुद बीमार हो सकते हैं, हम खुद कमज़ोर हो सकते हैं। He who seeks peace should draw out arrow of lamentation and complaint and grief. He who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. He who has overcome all the sorrow will become free from sorrow and be blessed। वो कहते हैं कि जो मृत्यु है, मतलब जो इंसान सीख जाता है, एक मिनट, हाँ, वो कहते हैं कि जो चाहते हैं कि उन्हें शांति मिले, उसे शोक और शिकायत का जो उसके मन में जो ये तीर लगा है ना, जो एरो लगा है शोक का, लेमेंटेशन का और शिकायत का और दुख का, उसको अपने दिल से ये निकाल देना चाहिए। अगर तभी जब आप ये तीनों चीज़ें निकालेंगे, लेमेंटेशन, कंप्लेंट और ग्रीफ, आप निकालेंगे, तभी आपके मन में शांति आएगी, तभी आपका मन स्थिर होकर शांति पा सकेगा। जो लोग निकालते हैं, जो व्यक्ति इन सारे दुखों पर विजय पा लेते हैं, वही सच्चे मतलब से, सच्चे सच्चे तरीके से दुख से भी मुक्त हो जाते हैं और वही धन्य कहलाते हैं, वही ब्लेस हो पाते हैं। तो इसलिए लेमेंटेशन, कंप्लीट और ग्रीफ को भुलाकर हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि यही सच्चाई है। तो यही चीज़ हमें ये जो पार्ट था इस चैप्टर का, अभी आगे और है चैप्टर, तो ये जो चैप्टर था जिसमें हमने इस सर्मन को डिस्कस किया, ये हमें सिखाता है कि मृत्यु जो है वो आखिरी सत्य है, एक कंप्लीट सत्य है, इसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। हर इंसान को इसका सामना करना ही पड़ता है। शोक करने से, रोने से दुख कम नहीं होता, बल्कि दुख बढ़ता है। असली शांति तभी मिलती है जब हम स्वार्थ छोड़ दें, मोह छोड़ दें और जीवन को, सच्चाई को स्वीकार करें। अब पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये जो सोर्स था ये बेटी रेनशो का था, वैल्यूज़ वॉइसेस अ कॉलेज रीडर, जो कि 1975 में पब्लिश हुआ था। अब पढ़ते हैं एक दूसरा पार्ट। ये जो हमने समन पढ़ा है ना, ये ऑलमोस्ट 2500 साल पुराना है। अब नीचे दो रीसेंट टेक्स्ट दिए, मतलब ये जो हमने समन पढ़ा वो तो बहुत पुराना था, बहुत ही पुराना, 2500 साल पुराना। लेकिन अभी आगे हम जो दो टेक्स्ट और पढ़ेंगे वो रीसेंट टेक्स्ट हैं, ये भी इस ग्रीफ टॉपिक पर है। और हमें ये पढ़ के, ये दो टेक्स्ट पढ़ के हमें अपने ये जो हमने पहले जो सर्मन पढ़ा उससे हमें कंपेयर करना है। सो अ गाइड टू कोपिंग विथ डेथ ऑफ अ लव्ड वन। तो ये एक गाइड है एक तरह की, कि किस तरह से जब हमारा कोई लव्ड वन की डेथ हो जाती है तो हमें उस दुख को कैसे कोप अप करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। मार्था इज़ हैविंग Martha is having difficulty sleeping lately and no longer joys doing things with her friends. Martha lost her husband of 26 years to cancer a month ago। तो बताते हैं कि मार्था को हाल ही में नींद आने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, वो सो नहीं पा रही है, और वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताना या उनके साथ कुछ भी, मतलब कोई भी इंजॉय करना भी उसको पसंद नहीं आ रहा है, मतलब उसमें भी उसको अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उसको नींद भी नहीं आ रही और दोस्तों के साथ भी उसे टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लग रहा। रीज़न क्या है कि मार्था के पति जिनसे उसकी 26 साल पहले शादी हुई थी, वो 1 महीना पहले कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो बहुत ही सीरियस बात है ये। Anya, age 70s, doesn't feel like eating and spent the days in her room crying. Her grandmother recently died। एक तो ये कैरेक्टर है मार्था, जिसके हस्बैंड जिनसे वो 26 साल से शादी में थी, वो कैंसर की वजह से 1 महीना पहले मर गए। तो अब इसको नींद नहीं आती है और ना ही ये दोस्तों के साथ अपनी कोई भी चीज़ को एंजॉय कर पाती है। दूसरी एक लड़की है जो कि सिर्फ 17 साल की है, उसको भी खाना पसंद नहीं है और वो सारा दिन, मतलब खाना पीने में उसका मन नहीं लग रहा और सारा दिन अपने रूम में बिता देती। क्यों? क्योंकि उसकी
दादी जो है वो रिसेंटली उनकी भी डेथ हो गई, तो सारा दिन कमरे में बैठकर रोती रहती है. सो बोथ ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस ग्रीफ. तो ये दोनों ही जो है, मार्था और आन्या, ये दोनों को बहुत ही दुख हो रहा है. दोनों ही इंसान काफ़ी ग्रीफ में है. तो ग्रीफ है क्या? ग्रीफ एक ऐसा इमोशन है जो कि नेचुरल है. जब भी हमारा कोई लॉस होता है या हमारी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है तो हम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. तो शोक यानी कि ग्रीफ एक ऐसी भावना है जो उस हर तरह के लॉस को, उस बड़े बदलाव के साथ स्वाभाविक रूप से आता है. अब फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ क्या है ये पढ़ते हैं. Although grief is unique and personal, and a broad range of feelings and behaviors are commonly experienced after the death of a loved one. तो कहते हैं कि हालांकि शोक जो है, ग्रीफ जो है, वो हर इंसान का काफ़ी पर्सनल होता है और अलग होता है. हर इंसान का ग्रीफ अलग टाइप का होता है. जैसे किसी की मौत के बाद, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, आपकी फैमिली में कोई इंसान है, जब उसकी मौत हो जाती है उसके बाद कुछ सेम फीलिंग, कॉमन फीलिंग्स रहती हैं, कुछ से कॉमन बिहेवियर्स देखने को मिलते हैं. तो ये कुछ ग्रीफ के टाइप्स हैं. जैसे सैडनेस. सैडनेस क्या है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इट इज़ नॉट नेसेसरली मैनिफेस्टेड बाय क्राइंग. तो ये काफ़ी आम फीलिंग है ये सैडनेस. और ये ज़रूरी नहीं है कि ये रोने के रूप में दिखाई दे. मतलब अगर कोई इंसान रो रहा है तभी आप उसे सैड कहोगे. कई बार लोग बिना रोए भी सैड होते हैं, वो रो नहीं पाते हैं तो वो सैड होते हैं. एंगर, ये भी एक तरह की ग्रीफनेस है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्फ्यूजिंग फीलिंग ऑफ अ सर्वाइवर. जिसके साथ ये होता है ना, बहुत कन्फ्यूजिंग होता है. हम समझते हैं कि इसे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में गुस्सा नहीं होता, वो होता है दुख जो गुस्से में बाहर आता है. There may be frustration not at being able to prevent the death, in a sense of not being able to exist without the loved one. तो ये एक ऐसे इंसान के लिए जिसको ये आ रहा है, उसके लिए सबसे उलझने वाली फीलिंग में से एक है. उसे निराशा हो सकती है कि वो उसका लव्ड वन था उसकी मौत नहीं रोक पाए. और ये उनका एक डर भी होता है जो गुस्से में निकलता है कि अब वो उस लव्ड वन के बिना रहेंगे कैसे. एक होता है गिल्ट एंड सेल्फ अप्रोच. पीपल मे बिलीव दैट दे वर नॉट काइंड इनफ और केयरिंग इनफ टू द पर्सन हु डाइड, और दैट द पर्सन शुड हैव सीन द डॉक्टर सूनर. तो यहाँ पे ना ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोच लेते हैं कि जो इंसान चला गया उस इंसान के साथ उन्होंने ठीक नहीं किया. मतलब हो सकता है उन्होंने उसकी ठीक से केयर नहीं की, उसका ठीक से इलाज नहीं कराया. अगर डॉक्टर को पहले ही दिखा देते, जब वो इंसान बीमार था जो चला गया उन्हें छोड़कर, जो मर गया, अगर वो उन्हें पहले ही दिखा देते या किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो आज वो शायद इंसान ज़िंदा होता. तो जब ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी गलती से वो मर गया, मतलब हमने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया, टाइम पे नहीं कराया, तो लोग हो जाते हैं गिल्टी में और वो खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं. तो ये वो फीलिंग है. ये भी एक तरह का ग्रीफ है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी वजह से सामने वाला इंसान, हमारा कोई अपना चला गया. एक होती है एंग्जाइटी. ये बहुत बुरी होती है. एन इंडिविजुअल मे फियर दैट शी और ही वॉन्ट बी एबल टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ और हिमसेल्फ. तो यहाँ पर ना इंसान को डर होता है कि वो खुद का ख्याल नहीं रख पाएगा, कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मैं तो संभाल ही नहीं पाऊँगा, पता नहीं क्या होगा, हाय मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा करियर सेट होगा या नहीं होगा, जॉब लगेगी तो मेरी शादी होगी या नहीं होगी, शादी होगी तो वो चलेगी या नहीं चलेगी, मेरा खुद का घर होगा या नहीं होगा, मैं गाड़ी लूँगा या नहीं लूँगा. ये होती है एंग्जाइटी. तो ये भी बहुत बुरी चीज़ है. एक होता है लोनलीनेस. दे आर रिमाइंडर्स थ्रू आउट द डे दैट अ पार्टनर, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड इज़ गॉन. इसमें क्या रहता है, ये ना बार बार हमें फ़ील होता है, एक तरह का रिमाइंडर होता है पूरा दिन में. हमें कई बार ऐसा रिमाइंड कराता है ये कि अब हमें हमारा जो पार्टनर था या हमारा कोई फैमिली मेम्बर था या हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त था, वो चला गया हमें छोड़कर. अब उसकी जगह को तो कोई और ले ही नहीं सकता. अब हम हो गए लोनली. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, मील्स आर नो लॉन्गर प्रिपेयर्ड द सेम वे. कि अब खाना पहले जैसा नहीं बनता. सपोज जैसे किसी की मम्मी थी या किसी की वाइफ थी, वो बहुत अच्छा खाना बनाती थी या अब हमको बहुत अच्छा लगता था, अब वो नहीं रही तो वो वाला टेस्ट नहीं आता. जैसे मुझे मेरी एक नानी की एक कढ़ी मुझे बहुत पसंद थी, तो वो कढ़ी मैं अब दोबारा नहीं खा पाऊँगी क्योंकि नानी नहीं रही. तो बेसिकली क्या है कि वो खाना अब नहीं बनता. तो यहाँ ये लोनलीनेस होगी. द फोन कॉल्स टू शेयर अ स्पेशल मोमेंट डोंट हैपन.
जिस इंसान के साथ तुम कोई फ़ोन कॉल शेयर करते थे वो तुम्हें छोड़ के चला गया या वो मर गया, तो अब वो तुम पहले जैसी बात नहीं करोगे किसी और से, तो वो ख़ास पल नहीं आएगा कि तुम फ़ोन कॉल करो। तो ये है लोनलीनेस, ये है फटीग, देयर इज़ एन ओवरऑल सेंस ऑफ फीलिंग टायर्ड। ये भी एक तरह का गिल्ट है, ये भी तो एक तरह का ग्रीफ है कि व्यक्ति को, मतलब इंसान को लगातार थकान और कमज़ोरी बिलीफ मतलब महसूस होती है। अगला है डिसबिलीफ। इसमें क्या रहता है कि दिस ऑकर्स पर्टिकुलरली इफ़ इट वॉज अ सडन डेथ। ये खासकर तब होता है जब किसी की मृत्यु बहुत अचानक से हो जाती है। तो बेसिकली ये तब होती है जब किसी की अचानक से डेथ हो गई और वो हमें छोड़ के चला गया। अब डिसबिलीफ, अब हम किसी और पे नहीं कर सकते विश्वास। मतलब अचानक से कोई मर गया, अरे अभी तो हमें मिला था, अभी आज शाम को मर गया, सुबह तो मिला था, या कल रात को तो मिला था, कल शाम को तो मिला था, आज खबर आई कि वो इंसान मर गया अचानक से। हमें बिलीव ही नहीं होता, अरे ये कैसे हो गया, ये तो अभी था, ये तो सही था, ये तो हंस रहा था जब लास्ट टाइम मिला था, ये तो एकदम फिट था, ये कैसे मर गया। तो ये होता है डिसबिलीफ। अब हेल्पिंग अदर्स हु आर एक्सपीरियंसिंग ग्रीफ। अब कैसे इन लोगों की मदद की जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन अ फ्रेंड, लव्ड वन और अ कोवर्कर एक्सपीरियंस ग्रीफ, हाउ कैन वी हेल्प? इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ग्रीफ इज एक्सप्रेस्ड थ्रू अ वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स। जब भी कोई आपका फ्रेंड, कोई इंसान जिसको आप आपके बहुत क्लोज हो, आपका बहुत प्यारा हो, या कोई कोवर्कर हो, आपको लग रहा हो कि भाई वो ग्रीफ में है, ही और शी इज़ एक्सपीरियंस ग्रीफ, तो आप कैसे मदद करेंगे उसकी? सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि उसका जो ग्रीफ है वो है किस टाइप का। वो उसको लोनलीनेस होती है, उसे सैडनेस होती है, गुस्सा आता है, गिल्ट है क्या उसको? रीच आउट टू अदर्स इन देयर ग्रीफ बट अंडरस्टैंड द सम मे नॉट want to accept help or will not share the grief. Others will want to talk about their thoughts and feelings or reminisce. So जो लोग ग्रीफ में होती है उन तक हम पहुँचे भी अगर सपोज़, तो लेकिन ये भी तो हमें समझना पड़ेगा ना कि वो हमारी जो हेल्प है वो इसको एक्सेप्ट करना चाहते भी या नहीं, या वो अपना ग्रीफ हमसे शेयर करना चाहते भी या नहीं। वहीं कुछ लोग अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करना चाहते या नहीं, पुरानी यादें ताज़ा करना चाहते या नहीं, ये भी तो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम किसी को ज़बरदस्ती हेल्प नहीं कर सकते, इसमें इसमें नहीं कर सकते हम। हाँ, उसको हम हेल्प ऑफ़र कर सकते हैं बहुत ही फ्रेंडली वे में, बिना किसी प्रेशर के। So be patient and let the grieving person know that you care and you are there to support him or her. तो ऐसे लोगों का बहुत ही ध्यान रखें, बहुत पेशेंट रहें ऐसे लोगों के साथ। ऐसे इंसान को, हमें ग्रीविंग पर्सन को महसूस कराएं कि आप हैं उनके लिए, आप उनकी केयर करते हैं, आप उन्हें सपोर्ट करना चाहते हैं और उनके साथ आप खड़े हैं। सो ये जो स्टडी है, ये जो एक टेक्स्ट बोलेंगे इसको हम, तो ये जो ये जो हमने टेक्स्ट पढ़ा, ये हमें बताता है कि जो ग्रीफ है ना वो बहुत ही नेचुरल रिएक्शन है, ये प्रतिक्रिया है, ये बहुत ही नेचुरल। इसको लोग अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। जो इसे झेल रहे होते हैं, हमें उस व्यक्ति को, उस इंसान को समझना चाहिए, हमें उसको अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए, पेशेंटली उसको डील करना चाहिए। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं गुड ग्रीफ। सो गुड ग्रीफ में है, सून आफ्टर माई वाइफ डाइड her car slid off an icy road in 1985. A school psychologist warned me that my children and I were not mourning in the right way. We felt angry. The proper first stage, he said, is denial. तो वो कहता है, ये जो लिख रहा है एमिताय एड्जियोनी, ये कह रहे हैं कि 1985 में जब इसकी वाइफ की डेथ हुई, तो उनकी जब जब डेथ हुई थी ना, वो हुई कैसे थी कि वो उनकी जो कार थी ना, वो आइजी रोड पर, मतलब एक बर्फ़ वाला रोड था, मतलब आइसी रोड था, उस पर फिसल गई थी उनकी कार। तो एक स्कूल के साइकाइट्रिस्ट ने उन्हें बताया कि ये जो इंसान है, जो ये लड़के लिख रहे हैं, ये और इनके बच्चे सही तरीके से शोक नहीं बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम गुस्से में थे। जबकि उसने कहा था कि शोक का पहला सही जो स्टेप है वो ये है डिनाइल, कि हमें डिनाइल करना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। In late August this year, my 30-year-old son Michael died suddenly in his sleep, leaving behind 2-year-old son and a wife expecting their next child. अब एक नई अलग चीज़ है।
इसी साल अगस्त के अंत में मेरा 38 ईयर्स का बेटा अचानक, माइकल जिसका नाम था, अचानक सोता ही मर गया, सोते सोते ही मर गया। अपने पीछे वो एक 2 साल का बेटा और अपनी वाइफ को छोड़ गया, और उसकी वाइफ जो एक्सपेक्टिंग थी, मतलब वो प्रेग्नेंट थी अपने नेक्स्ट चाइल्ड से। देयर इज़ नो सेट ऑफ फॉर्म फॉर ग्रीफ एंड नो राइट वे टू एक्सप्रेस इट। तो वो कह रहा है कि ग्रीफ को दिखाने का कोई ऐसा फिक्स फॉर्म तो नहीं है, कोई सेट फॉर्म तो नहीं है कि हम ऐसे दिखाएं। तो इसे, और इसी तरह इसको एक्सप्रेस करने का भी कोई सही तरीका नहीं होता, कि कोई फिक्स थोड़ी है कि हम अपना ग्रीफ रो के ही दिखाएंगे या गुस्से हुए दिखाएंगे, सबका अपना अपना तरीका होता है। देयर सीम्स टू बी एन expectation that after a great loss we will progress systematically through the well known stages of grief. It is wrong. We are told to jump to anger or to wallow too long in this stage before moving towards acceptance. तो वो कह रहे हैं कि समाज में, सोसाइटी में हमसे ये उम्मीद की जाती है कि एक बड़े लॉस के बाद हम धीरे धीरे ग्रीफ के इन स्टेप से गुजरें। मतलब हमें यह भी कहा जाता है कि गुस्से पर सीधे पहुंच जाना या ऐसे स्टेप में बहुत लंबे समय तक अटके रहना और फिर एक्सेप्टेंस की ओर बढ़ना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। सोसाइटी हमें यही सिखाना चाहती है। बट आई वॉज एंड एम एंग्री टू मेक पेरेंट्स बरी देयर चाइल्ड इज़ रॉन्ग टू हैव बोथ माई वाइफ एंड सन टेकन फ्रॉम मी फॉर एवर एंड अ डेज क्रूअल बियॉन्ड वर्ड्स। तो कहते हैं कि मैं तब भी गुस्से में था, आई वॉज एंड आई एम एंग्री, मैं आज भी गुस्से में हूँ। माता पिता से अपने बच्चों को बरी कराना, मतलब ये बहुत बड़ा दुख है पेरेंट्स के लिए कि उनको अपने हाथों से अपने बच्चों का फ्यूनरल करना पड़ता है। मेरी पत्नी और मेरे बेटे दोनों को मुझसे छीन लेना हमेशा के लिए, ये शब्दों से परे चीज़ है, ये बहुत क्रूअल चीज़ है कि पहले तो मेरी वाइफ मुझसे दूर हुई, फिर मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया और हमेशा के लिए दूर हो गया एक सिंगल डे में। वाइफ का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, बेटा अचानक से सोते सोते मर गया, तो दोनों ही मुझसे चले गए। पहले मैंने वाइफ का फ्यूनरल किया, फिर अपने खुद के बेटे का फ्यूनरल किया। तो ये जो है ना, ये शब्दों से भी शब्द नहीं है मेरे पास कि ये कितना क्रूएलिटी हुई है मेरे साथ। A relative from Jerusalem, who is a psychiatrist, brought some solace by citing Maxim, we are not we are not to ask why but what. The what is that which survivor in grief are bound to do for one another. तो वो कहता है कि मेरे एक रिलेटिव हैं यरूशलेम से, वो एक साइकेट्रिस्ट हैं। उन्होंने मुझे ये कहा और मुझे कंसोल किया कि हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि क्यों, बल्कि पूछना चाहिए कि क्या। अब क्या से मतलब है, क्या से क्या मतलब है, क्या से ये मतलब है कि जो लोग ग्रीफ से गुजर रहे हैं उनको एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए। सो फॉलोइंग दैट एडवाइस माई फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स एंड आई कीप बिजी calling each other and giving long answer to simple questions like how did your day go today. We will avoid thinking about either immediate past or ब्रेफ्ट फ्यूचर। तो वो कहते हैं कि मतलब उनकी उस सलाह का जो साइकेट्रिस्ट ने दिया उसका पालन करते हुए मैं और मेरा परिवार और मेरे करीबी दोस्त खुद को हम बिज़ी रखते हैं। हम एक दूसरे को फ़ोन करते हैं, छोटे से सवाल का, जैसे आज तुम्हारा दिन कैसा रहा, इसका भी एक लंबा जवाब देते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम बीते हुए जो भी पास्ट है उससे नफ़रत करने की कोशिश करते हैं और उस भविष्य के बारे में सोचते हैं जो बहुत ही शायद लोनली हो सकता है, मतलब बेटर भी हो सकता है। हम उसके बारे में सोचते हैं जिसमें हमारे हमारे जो बिलवर्ड्स थे वो नहीं होंगे, हम उसके बारे में सोचते हैं। सो वी टेक turns playing with Max, Michael's 2-year-old son, friends spending nights with the young widow, and will be among those holding her hand when the baby is born. तो वो कहता है कि मेरे मतलब हम ये छोटे छोटे सवालों के भी क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश, बड़े बड़े आंसर देते हैं और हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे पास्ट में थी या फिर हमारे आने वाले फ्यूचर में होगी। जैसे हम जो है मेरा जो इसके बेटे का जो 2 साल का बेटा है मैक्स, हम उसके साथ खेलते हैं, ये और इसकी जो डॉटर इन लॉ है वो, नहीं तो हम उसके साथ खेलते हैं
और फ्रेंड्स जो हैं वो बेचारी यंग विडो जो कि माइकल की वाइफ है उसके साथ स्पेंड करते हैं रातें ताकि उसका मन बहलता रहे। एंड वी विल बी फ्रेंड्स विल बी अमंग दोज होल्डिंग हर हैंड्स व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न। और उसके दोस्त उसके होल्डिंग हैंड मतलब उन्होंने उसका हाथ पकड़े रखा, मतलब इसको सपोर्ट किया जब उसका दूसरा बेबी नया बेबी बॉर्न हो रहा था, राइट। सो फोकसिंग मतलब इसके जो दोस्त हैं ना इसको बहुत ज़्यादा इसको वो कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो रात में खासकर लोगों को याद आती है ना अपने नए अपने लोगों की जो उनसे बिछड़ गए हैं, क्योंकि उस समय हम बिल्कुल अकेले होते हैं, बहुत ज़्यादा पीस होता है। तो वो जब वो रात भर रोती होगी तो उसके दोस्त उसको संभालते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और जब उसका बेबी होने वाला था तो भी उसको उसके साथ ही होंगे जब उसका बेबी होगा। फोकसिंग ऑन वॉट वी डू फॉर वन अनदर इज़ द ओनली कंसोलेशन वी कैन फाइंड। वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए जो भी करते हैं उसी पर ही हमें ध्यान देना चाहिए, और वही एक लौता तरीका है अपने आप को कंसोल करने का जो हमें मिल सकता है, कि हम एक जो हम लोग रह गए हैं पीछे से, अब हम एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखें, राइट। सो ये पूरा जो हमने टेक्स्ट पढ़ा ये हमें संदेश देता है, ये हमें मैसेज देता है कि ग्रीफ को टैकल करने का कोई सही पैटर्न या कोई फॉर्मूला या कोई सही तरीका नहीं होता, हर कोई उसको अलग तरीके से टैकल करता है। लेकिन एक रास्ता यह है कि क्यों पूछने के बजाय आप क्या पे ध्यान दो, कि अब हमें मतलब ये क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हमारा अपना हमें छोड़ के क्यों चला गया, इस पर ध्यान देने की जगह हमें सोचना है कि अब हमें क्या करना चाहिए। मतलब हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ जुड़कर एक दूसरे की मदद करना ही चाहिए, इसी से हमें कॉन्सोलेशन मिल पाएगी, राइट। तो ये हमने बहुत अच्छा पढ़ा। अब देखिए हमने बुद्धा की स्टोरी पढ़ी, जो हमने बुद्धा की स्टोरी पढ़ी वो कम से कम 2500 साल पुरानी बात थी, और ये दो टेक्स्ट पढ़े ये कुछ हाल ही के थे। तो हमने देखा कि जो ग्रीफ है ना उसका यूनिवर्सल नेचर है। जैसे बुद्धा कहते हैं कि जैसे फल जब पक जाता है तो उसका भी खतरा हो जाता है कि वो एक दिन गिर जाएगा, तो इंसान जब पैदा होता है तो उस पर हमेशा ही मौत का खतरा रहता ही है। तो इसीलिए हमें मौत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो ये कहते हैं। और जो जो रीसेंट टेक्स्ट हमने पढ़े मार्था आन्या और ये जो लेखक था इनके पर्सनल लॉस के बारे में, ये भी ग्रीफ महसूस कर रहे हैं। लेकिन ध्यान यहाँ पर इस बात पर है कि हर इंसान का ग्रीफ अलग तरीके से होता है। किसी को सैडनेस होती है, किसी को लोनलीनेस होती है, किसी को एंगर होता है, किसी को गिल्ट होता है, किसी को एंग्जाइटी होती है। तो तीनों ही टेक्स्ट में कॉमन ये है कि मृत्यु सभी के लिए निश्चित है और हर इंसान को इस ग्रीफ से गुजरना पड़ता है। तो ये तो था चैप्टर जो हमने पढ़ा। अब हम इसी यूनिट में पोएम है उसको भी इसी क्लास में पढ़ लेंगे। इस पोएम का थीम भी मृत्यु ही है। फॉर एन ग्रेगरी, अभी एन ग्रेगरी है कौन? ये एक बहुत ही फेमस पोएट हैं, W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स। ये एक आयरिश नेशनलिस्ट थे। ही वॉज एजुकेटेड इन लंदन एंड डब्लिन एंड वॉज इंटरेस्टेड इन फोकलोर। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी UPSC वाली प्लेलिस्ट में W.B. येट्स की कुछ पोएम डिस्कस्ड है, और उन पोएम की डिस्कशन से पहले एक डिटेल लेक्चर है अबाउट विलियम बटलर येट्स। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। सो ये आयरिश नेशनलिस्ट थे, लंदन में इनकी पढ़ाई हुई, डब्लिन में। इनका फोकलोर और माइथोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट था। 1923 में नोबेल प्राइज़ इनको मिला फॉर द लिटरेचर। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं, फॉर एन ग्रेगरी। सो फॉर एन ग्रेगरी इज़ अ 1939 published poem by W.B. Yeats that explores the theme of superficial beauty versus the genuine inner self. ये पोएम फीचर करती है डायलॉग। दिस पोएम इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वुमेन, और ये लोग कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं। सो पढ़ते हैं इस पोएम को। ये जो पोएम है ये एक हल्की फुल्की कॉन्वर्सेशन स्टाइल में लिखी गई है। इसमें एक यंग गर्ल है जिसका नाम है एन ग्रेगरी, और इससे बातें हो रही है, इस कैरेक्टर से इसमें बातें हो रही हैं। ये एक तरह का डिस्कशन है कि ज़्यादातर लोग आउटर ब्यूटी पर ध्यान देते हैं लेकिन इनर क्वालिटीज़ पे तो कोई ध्यान नहीं देता। तो येट्स इस पोएम के ज़रिए एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताते हैं कि
ट्रू लव जो होता है वो किसी की फ़िज़िकल ब्यूटी से नहीं बल्कि उसकी सोल, उसकी इनर से होना चाहिए। सो ये पोएम जो है ये 3 स्टेंज़ा में है। हाँ जी, 1 2 3 ये 3 स्टेंज़ा में है और ये एक डायलॉग की तरह लगती है। पहले स्टेंज़ा में पोएट ये बताते कि अगर कोई इंसान ऐन को चाहेगा तो शायद वो उसकी गोल्डन हेयर और उसकी सुंदरता की वजह से उसको चाहेगा, ना कि उसकी असली पहचान से। सेकेंड स्टेंजा में बताते हैं एन प्लेफुल, एन के मतलब यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा में एन एक प्लेफुल तरीके से जवाब देती है कि अगर लोग सिर्फ उनके बालों से मोह रखते हैं तो वो उनके रंग का तो वह उन्हें रंग कर ब्राउन, ब्लैक या कैरेट मतलब ऑरेंज कलर का बना लेंगी, कैरेट के रंग का बना लेंगी। तो यहाँ पर वो कह रही हैं कि अगर लोग मेरे बालों से प्यार करेंगे ना तो मैं उनका रंग ही बदल दूँगी, यानी कि फ़िज़िकल ब्यूटी टेम्परेरी है और हमें कभी भी बदली जा सकती है। थर्ड स्टेंजा में पोएट यहाँ पे थोड़ी सीरियस टोन में बताते हैं कि बाइबल में लिखा है कि कोई इंसान सिर्फ इनर क्वालिटीज़ को देखकर प्यार नहीं करता और गॉड ही ऐसे हैं जो इंसान की इनर गुडनेस को देखते हैं। तो पोएम की चलिए लाइन बाय लाइन पोएम पढ़ते हैं और समझते हैं इसका डीप मीनिंग। नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर by those great honey-colored ramparts at your ear, love you for yourself alone and not your yellow hair. So यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि कोई भी यंग आदमी, यंग मैन एंड को सिर्फ उसकी इनर क्वालिटीज़ के लिए प्यार नहीं करेगा, वो उसको उसके येलो हेयर जो कि गोल्डन हेयर है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, उनकी वजह से प्यार करेगा। यानी कि अट्रैक्शन, आउटर ब्यूटी जो है, जो उसकी लुक्स की वजह से है, मतलब जो प्यार भी है वो उसकी लुक्स की वजह से होगा, ना कि उसकी पर्सनालिटी या उसके सोल की वजह से होगा। तो कह रही है कोई भी यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मतलब इतना दुखी या परेशान नहीं होगा बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, तुम्हारे सुनहरे बालों को देखकर, रैम्पर्ट एट योर ईयर, जो तुम्हारे कानों के पास ऐसे लटकते हैं जिसे रैम्पर्ट से, यानी कि किले की ऊंची दीवारें हैं। रैम्पर्ट्स होते हैं किले की ऊंची दीवारें हैं, यानी कि यहाँ बालों की सुंदरता को किले की दीवारों से कंपेयर किया गया है। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर, मतलब ये सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी या सोल के लिए तुम्हें प्यार नहीं करेगा, बल्कि वो तुमसे तुम्हारे गोल्डन येलो कलर के जो तुम्हारे बाल है उससे प्यार करेगा। उसको बोल दिया इसने, कोई सिर्फ तुमसे तुम्हारी इनर क्वालिटी की वजह से प्यार नहीं करेगा, तुम्हारी आउटर लुक्स की वजह से, तुम्हारे सुनहरे बालों की वजह से तुमसे प्यार करेगा। अब यहाँ पर एन ग्रिगरी रिप्लाई देती है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। वो कहती है कि लेकिन मैं तो हेयर डाई से अपने रंग बदल सकती हूँ, अपने बालों के रंग बदल सकती हूँ। एंड गेट एंड सेट सच कलर देयर, और उस पर कोई भी कलर लगा सकती हूँ, बालों पे तो कोई भी कलर लगा सकती हूँ। ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, या तो मैं उन्हें ब्राउन कलर का कर लूँगी या मैं उन्हें ब्लैक कलर कर लूँगी, या जो कैरेट होती है ना ऑरेंज वाली, उस कलर का कर लूँगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, तो जो लड़का होगा, जो यंग मैन मुझसे प्यार करेगा, वो फिर निराश हो जाएगा। डिस्पेयर का मतलब हो जाएगा निराश हो जाएगा, होपलेस हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, तो कहते हैं अब जब मेरे बालों का कलर बदल जाएगा, वो येलो या गोल्डन से अलग हो जाएंगे, तो फिर उस लड़के को मुझसे, मेरी इनर क्वालिटी के लिए सिर्फ मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा। तो अब वो मुझे सिर्फ, मतलब अब मेरे बालों का कलर बदल गया, तो अब वो लड़का मुझसे सिर्फ मेरे लिए प्यार करे, मतलब मुझसे प्यार करे, एंड नॉट माई येलो हेयर, ना कि सिर्फ मेरे बालों की वजह से। अब आगे वो कहते हैं, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, कहती है कि मैंने, मतलब ये स्पीकर बोल रहे हैं कि लेकिन मैंने एक बूढ़े रिलीजियस मैन से सुना था, मतलब वो एक बार कह रहे थे, बट येस्टर नाइट डिक्लेयर, उन्होंने मुझे बताया और तब मैंने ये सच जाना, मतलब उन्होंने ये बात कल ही बताई, कल रात ही बताई, दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव दैट ओनली गॉड माई डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट योर येलो हेयर। वो कहते हैं कि मैंने एक ओल्ड रिलीजियस मैन से कल रात ही, जिन्होंने डिक्लेयर किया इस बात को, उनके पास एक टेक्स्ट था, मतलब ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, अब वो टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो टेक्स्ट उनके पास था, उस बात से उन्होंने प्रूव किया कि सिर्फ भगवान ही है माय डियर
जो तुमको सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुमसे ही प्यार कर सकते हैं, तुम्हारी क्वालिटीज़ से प्यार कर सकते हैं, ना कि तुम्हारे येलो हेयर से। बाकी इंसान तो ऐसा नहीं है कि जो तुमसे प्यार करे। जो लोग हैं वो तो तुमसे तुम्हारी आउटर ब्यूटी, तुम्हारे बाल, तुम्हारा चेहरा, उसी से इन्फ्लुएंस होंगे और उसी से ही तुमसे प्यार करेंगे। जबकि एन मानती है कि सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन असली बात इनर सेल्फ की है। तो वो बोलता था कि इनर सेल्फ तो तुम्हारा भगवान ही देखेंगे और कोई तुमसे इतना प्यार नहीं कर सकता। सो डब्ल्यू बी येट्स ने इस पोएम में ये दिखाया है कि लोग अक्सर किसी की आउटर ब्यूटी से आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एन ग्रेगरी के सुनहरे बाल, वे कहते हैं कि कोई भी यंग मैन एन ग्रेगरी को उसकी आत्मा या उसके इनर सेल्फ के लिए प्यार नहीं करेगा, जबकि उसके येलो हेयर जो कि बहुत सुंदर दिखते हैं उनसे प्यार करेगा। एन इस बात से असहमत होती है कि नहीं, अगर मैं अपने बालों का रंग बदल दूंगी फिर तो वो मुझसे ही प्यार करेगा। तब वो कहते हैं कि एक ओल्ड रिलीजियस मैन ने बताया मुझे कि भगवान ही है ऐसे जो तुमसे तुम्हारे खुद से प्यार कर सकते हैं, मतलब तुम्हारे इनर सेल्फ से प्यार कर सकते हैं बिना आउटर ब्यूटी के इन्फ्लुएंस के। सो ये मॉरल टीचिंग हमें ये मिलती है यहाँ पर कि आउटर ब्यूटी टेम्परेरी है, जैसे बालों का रंग, चेहरा, बॉडी हमारी, वो समय के साथ बदल जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। और रियल लव इनर क्वालिटीज़ पर ही होना चाहिए, ना कि बाहर की चीज़ों से, आउटर ब्यूटी से। और इंसान का जो लव है वो शर्तों वाला ही होता है, जबकि जो भगवान है उनका जो लव है वो अनकंडीशनल है और इटर्नल होता है। सो इस पोएम से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों को उनके कैरेक्टर और उनकी सोल, मतलब दूसरों की उनके कैरेक्टर को हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उनकी सोल को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ना कि अपीयरेंस में। तो ये एक तरह का कंट्रास्ट है कि जो इंसान का प्यार है वो आउटर ब्यूटी पर बेस्ड है और जो भगवान का प्यार है वो इनर ब्यूटी पर बेस्ड है। सो हमने इस क्लास में यूनिट 7, एक मिनट 7 है ना, नहीं, यूनिट 8 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा, द सर्मन एट बनारस और फॉर एन ग्रिगरी। तो दोनों ही चैप्टर, मतलब चैप्टर पोएम बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। एक में हमने ग्रीफ की बात की और दूसरे में हमने इनर ब्यूटी की बात की। So if you enjoyed this explanation, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more lessons from CBSE class 10th English NCERT. Till then, keep revising. And if you have any query, comment section is always open for you. Write your doubts or query there. Thank you so much. Good night.